Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत का विदेश नीति क्या है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी सॉवरेन कंट्री हैज इट फॉरेन पॉलिसी। हर एक शक्तिशाली जो देश होता है, ठीक है, उसका विदेशी नीति होता है। इंडिया टू हैज वन, इंडिया का भी है विदेशी नीति। फॉरेन पॉलिसी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स विच अ कंट्री प्रमोट्स व्हाइल इंटरैक्टिंग विद अदर कंट्रीज। विदेश नीति जो होता है, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति, ये क्या होता है? आपके देश में जब आपका देश दूसरे देश के संग बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो क्या क्या नीतियां होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके उद्देश्य होंगे, आपके इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इवन दो देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जो हमारा विदेश नीति है उसका कुछ मूल विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये कोई स्थायी नहीं है। द थ्रस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशन। अब जो विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसके हिसाब से बदलती रहती है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। भारत का जो विदेश नीति है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बना है। भारत के इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसके भौगोलिक क्षेत्र को, उसके अर्थशास्त्र को, सब कुछ मिला के भारत का विदेश नीति बना है। आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गेव अ डेफिनेट शेप टू द कंट्रीज फॉलोइंग पॉलिसी। हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एक निश्चित रूप दिए थे हमारे देश के विदेश नीति को। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत का विदेश नीति, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या सीख पाएंगे, ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट के सारे वीडियो पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो विदेश नीति है उसके मूल सिद्धांत क्या है, आप ये सीखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसको हिंदी में गैर संरेखण कहते हैं, ठीक है। गुट निरपेक्षता। एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। अब देखिए जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये जो गुट बने, जो गुट निरपेक्षता की बात की जा रही है, नॉन अलाइनमेंट, इसका क्या ज़रूरत हुआ, ठीक है, ये किस बात से संदर्भ रखती है। एक्सप्लेन द मेजर कंसर्न्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। अब देखिए जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो चिंता के विषय हैं भारत के विदेश नीति में। Recognize India's contribution to UN efforts for peace and disarmament। आप ये देख पाएंगे कि भारत का क्या योगदान रहा राष्ट्रीय संघ का जो एफर्ट्स था, ठीक है, राष्ट्र संघ जो प्रयास कर रहे थे ताकि पूरे दुनिया में शांति बनी रहे, ठीक है, फिर पूरे दुनिया में निरस्त्रीकरण हो, डिसआर्मामेंट। Explain India's participation in US peacekeeping and its claim for a permanent seat in the Security Council। आप ये देख पाएंगे कि भारत का क्या योगदान रहा, भारत किस तरह से शामिल रहा अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है, ठीक है, राष्ट्र संघ UN का, जो शांति बनाए रखने की बात जो थी, ठीक है, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत को एक स्थायी जगह मिले, उसका भी मांग किया गया। तब इससे संबंधित आइए हम लोग एक एक करके वीडियोस को पढ़ेंगे।
ठीक है, और आप सीखेंगे उसमें क्या है। लाइन से सारा वीडियोस देखिए। 26.1 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। अब देखिए, जो हमारा विदेश नीति है उसके मूल उद्देश्य क्या है, उसके मूल सिद्धांत क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, डिसआर्मामेंट, डिपेंडेंस फॉर Afro-Asian nations have been important objectives of India's foreign policy. अब देखिए, अपने देश के हित का रक्षा करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पूरे दुनिया में शांति बनाए रखना, अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, डिसआर्मामेंट जिसका मतलब होता है निरस्त्रीकरण, मतलब मिलिट्री फोर्स को कम करना या हटा लेना। फिर जो एफ्रो एशियन नेशंस है, ठीक है, उनका जो इंडिपेंडेंस है वो लोग आज़ाद हो जाएं, ठीक है। इस बात, यह सब मेन मुद्दे हैं, ये मेन उद्देश्य है भारत के विदेश नीति का। These objectives are sought to be achieved through some principle with Panchashil, non-alignment, anti-colonialism, anti-imperialism, anti-racism and strengthening the UN. अब यह जो उद्देश्य है ये किस तरह से पूरा होगा। कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है पंचशील, फिर आता है नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, गैर संरेखण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है एंटी कॉलोनिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद विरोधी। फिर एंटी इंपीरियलिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद विरोधी। एंटी रेसिज्म जिसका मतलब होता है जातिवाद विरोधी। और फिर जो यूएन है, राष्ट्र संघ, उसको और मजबूत करना। तो ये सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इट वुड बी बेफिटिंग टू एक्सपैंड दीज प्रिंसिपल्स। अब देखिए, ये जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, इनको ठीक करना ये जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 26.1.1 पंचशील। नेहरू वॉज अ बिलीवर इन वर्ल्ड पीस। नेहरू जी जो थे वो पूरे विश्व शांति को मानते थे, वह विश्व शांति पर विश्वास रखते थे। ही अंडरस्टूड द लिंकेज बिटवीन पीस फॉर डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो समझ गए थे कि अगर शांति का विकास करना है और इंसानियत को बचाना है तो पूरे दुनिया में शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। He had seen the destruction caused by the two world wars and therefore realized that for the progress of a nation, a long spell of peace was needed. वो दोनों वर्ल्ड वॉर में क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या तबाही हुई थी, उसको देखे थे और इसलिए वो ये महसूस किए थे, वो ये समझ पाए थे कि एक राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब वहाँ पर बहुत शांति रहे। In its absence, social and economic priorities relating to development tend to get pushed to the background. अगर शांति नहीं रहेगी तो फिर जो सामाजिक या आर्थिक जो हमारी प्रायोरिटीज़ है, जो हम लोग को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, वो पीछे हो जाएंगी, विकास नहीं हो पाएगा। The production of nuclear weapons strengthened Nehru's faith in the peaceful philosophy even more. अब देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाया गया, ठीक है, इससे जो नेहरू जी का जो विश्वास था, ठीक है, शांति को लेके, ये और ज़्यादा ताकतवर हुआ। Hence, he gave utmost importance to world peace in his policy planning. तो जब वो अपनी नीति को बना रहे थे तब वो पूरे विश्व में शांति के बारे में बोले। India's desired peaceful and friendly relations with all countries, particularly the big powers and the neighboring countries, while signing an agreement with China on April 28, 1958, India advocated adherence to 5 guideline principles known as Panchashil for the conduct of bilateral relation. अब देखिए, भारत क्या चाहता था? भारत चाहता था कि शांति बनी रहे सब जगह, दोस्ताना माहौल रहे, हर एक देश एक दूसरे के संग मित्रता रखे और जो बड़े बड़े शक्तियां हैं, जो आपके पड़ोसी राष्ट्र हैं, ठीक है,
जैसे चाइना के संग इंडिया एक अग्रीमेंट साइन किया 28 अप्रैल 1954 में, जिसमें भारत ने 5 गाइडलाइंस रखे, ठीक है, जिसको पंचशील कहा जाता है, ताकि दोनों देश का जो संबंध है वो अच्छा बना रहे। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, अब इनमें क्या क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। अब ये जो राष्ट्र हैं, ठीक है, जो नेशंस है, वो दोनों के क्षेत्र का अखंडता बनाए रखें, शक्तियों को बनाए रखें, सम्मान करें। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, ये चीज कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, अब देश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें कोई भी देश दूसरे देश के कामों पर हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बराबर का दर्जा हो, दोनों का फायदा हो। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, जो भी काम हो, ठीक है, उसमें शांति बनाई रखें। द पंचशील अग्रीमेंट एनमरेट्स बेस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स। अब ये जो पंचशील अग्रीमेंट है, ये जो 5 पॉइंट है उसमें, ये क्या है? ये सिद्धांत है ताकि अपने पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ शांति बनाकर अच्छा संबंध बनाया जाए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो विदेश नीति है उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 26.1.2 नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? सीधाई, मार्ग रेखा। तो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आया। अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या बोल रहा है? नॉन अलाइनमेंट हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो विदेश नीति था उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि ये गैर संरेखण है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट का बात है इसमें। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए आगे। नॉन अलाइनमेंट एम्ड टू मेंटेन नेशनल इंडिपेंडेंस of in foreign affairs by not joining any military alliance formed by the USA and the Soviet Union in the aftermath of the Second World War। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट क्यों बनाया गया? ये इस उद्देश्य से बनाया गया कि जो राज्य है, जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र इंडिपेंडेंस रहेगा। मतलब जो भी अपना अपना राज्य में जो इंसान जैसा काम करना चाहे सरकार वो अपना कर सकता है। एक राज्य दूसरे राज्य के, मतलब यहाँ पे नेशनल मतलब राष्ट्र के काम में दखल नहीं देंगे, ठीक है। वो कोई भी जो मिलिट्री अलायंस है, जो सेना एक दूसरे से जुड़ी है, जो गठबंधन की है, वो लोग नहीं जुड़ेंगे उससे, जो यूएसए मिलिट्री बनाई या सोवियत यूनियन बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नॉन अलाइनमेंट वॉज नीदर न्यूट्रलिटी नॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट नॉर आइसोलेशनिज्म। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या था? ना तो ये न्यूट्रल है, ना इसमें कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ना ये आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है। इट वॉज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विच मीन्ड नॉट कमिटिंग टू एनी मिलिट्री ब्लॉक बट टेकिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ ईच केस। अब क्या है? ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मतलब क्या हुआ कि मिलिट्री ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने सैन्य बल का, अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करके किसी का रास्ता रोकेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा, ठीक है, तो अपना अपना जो राष्ट्र है वो अपना अपना स्टैंड ले सकेगा और हर एक परिस्थिति में सबके क्या फ़ायदे हैं उसके हिसाब से काम होगा। अब देखिए आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप सारे वर्ड्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। मैं वीडियोस बनाऊंगा और सारे वर्ड्स का आंसर आप लोगों को दे दूंगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कमेंट सेक्शन में आपको कोई वर्ड मिलता है तो डिक्शनरी का हेल्प लीजिए और उस वर्ड का आंसर वहाँ पे लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब बाद में इस वीडियो को रिवीजन करेंगे तो आपको नीचे सारे वर्ड्स हमेशा मिले रहेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स का भी हेल्प होगा, आप कॉपी में नोट्स भी बना पाएंगे। The policy of non-alignment won many supporters in the developing countries as it provided an opportunity to them for protecting their sovereignty
as also retaining their freedom of action during the tension-ridden Cold War period. अब देखिए, जो नॉन अलाइनमेंट का जो नीति बनाया गया, गैर संरेखण का, इसके बहुत समर्थक बने, ठीक है। जो राज्य, जो राष्ट्र विकास कर रहे थे, उनको बहुत अवसर मिला कि वो अपनी सत्ता को बचाए रख सकें, अपनी आज़ादी को बचाए रख सकें। और कोल्ड वॉर पीरियड जो था, जब कोल्ड वॉर हुआ था, उस समय जो तनाव था, उस तनाव के माहौल में भी वो अपना आज़ादी को बनाए रखा। इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉगिंग द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM। आप देखें, इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो निभाया, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM बना, उसको चलाने में। द कॉन्सेप्ट ऑफ NAM इमर्ज्ड थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब देखिए, ये जो NAM है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आस्ते आस्ते एक बाई एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ा। नेहरू टुक द इनिशिएटिव टू कन्वेन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इन 1947। अब देखिए, नेहरू क्या किए, वो एक इनिशिएटिव लिए ताकि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 1947 में, उसमें लोग आए और इस चीज़ पे बात हो। लेटर ऑन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 29 कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वॉज हेल्ड इन बैंडोंग, इंडोनेशिया इन 1955। 1955 में इंडोनेशिया के बैंडोंग में 29 देश एशिया और अफ्रीका के आए थे एक कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस सभा होता है, मीटिंग होता है। दिस वॉज द फर्स्ट गैदरिंग ऑफ इट्स काइंड विच प्लेज टू वर्क टुगेदर फॉर colonial liberation, peace, cultural, economic and political cooperation। अब देखिए, ये पहला सभा था, यहाँ पर पहली बार ऐसे हुआ था कि लोग जुड़े थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वो लोग एक साथ काम करने के लिए कसम खाए, ठीक है। वो लोग अपना कॉलोनियल लिबरेशन, पीस, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, हर एक चीज़ में, ठीक है, स्वतंत्रता की बात कर लीजिए, शांति की बात कर लीजिए, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक जितने भी मुद्दे हैं, सब एक साथ मिलकर काम करने का, एक दूसरे का सहायता करने का वहाँ पे बात की। बैंडोंग टू Belgrade in 1961, where the first NAM conference was held, was a logical process to protect an alternative to Cold War bloc politics and assertion of newly independent countries of their independent and sovereign rights। अब देखिए, बैंडोंग से बेलग्राड में 1961 में जब पहला बार NAM कॉन्फ्रेंस हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका था ताकि जो कोल्ड वॉर के बाद जो पॉलिटिक्स हुआ, जो राजनीति हुआ, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, ठीक है, कि एक नया राज्य बने, ठीक है, जो राज्य इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपना शक्ति, अपना अधिकारों को खुद चलाना चाहते हैं। Cold War was intense rivalry between USA and Soviet Union without fighting a direct war to attract allies in Africa, Asia and Latin America। अब देखिए, कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएसए और सोवियत यूनियन में। अब यहाँ पे सीधे तरह से युद्ध नहीं हुआ था। किस लिए? अपने एलीज जो उनके साथी थे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका को अट्रैक्ट करने के लिए। इट स्टार्टेड सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कंटिन्यूड फॉर 45 ईयर्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर चालू हुआ और ये 45 साल तक चला। These two big countries became two opposite poles known as East and West। अब ये जो दो बड़े देश हैं, ये दो पोल्स बन गए, ठीक है, एक ईस्ट पोल और एक वेस्ट। ईस्ट पोल वेस्ट पोल हो गए, ठीक है। द वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड दीज टू पोल्स। अब देखिए, एक दूसरे के विपरीत थे ये लोग, ठीक है। तो जो पूरे दुनिया में जो राजनीति चल रही थी वह इन्हीं के इर्द गिर्द चल रही थी। Thus the world became bipolar। तो इस तरह से जो दुनिया है वो बाइपोलर हो गई। Among
The non-aligned, Nehru had evolved special relationship with the president of Tito of Yugoslavia and Nasir of Egypt. अब देखिए, जो नॉन अलाइंड थे उनमें से जो युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे टीटो और इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर, उनके साथ एक अच्छा संबंध बना लिए नेहरू जी. These three are regarded as the founding father of the non-aligned movement. अब ये तीन कौन? नेहरू जी, टीटो एंड नासिर, ये तीनों क्या बन गए? नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग फादर्स. The non-aligned movement was a group of the newly independent states who refused to accept the dictates of the former colonial masters and decided to act according to their own judgment on issues of international concern. आप देखिए, जो राष्ट्र नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य बने, इसके समुदाय में शामिल हुए, वो क्या किए? वो जो डिक्टेटर्स थे, जो तानाशाह थे, ठीक है, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, उनका जो निर्णय था, उनकी जो बातें हैं, उनको मानने से इनकार कर दिया. और वह लोग जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के समुदाय के थे, वो यह निर्णय लिए कि वो अपने हिसाब से अपना जजमेंट देंगे, अपना न्याय करेंगे, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा वो अपना बात रखेंगे. The non-aligned movement is an anti-imperialist in approach. अब देखिए, जो non-aligned movement था वो क्या था? anti-imperialist था, ठीक है. India as the prime architect of non-alignment and as one of the leading members of the non-aligned movement has taken an active part in its growth. अब देखिए, भारत जो non-aligned movement था उसकी संरचना वहाँ पे ठीक से हुई थी, ठीक है, भारत द्वारा की गई. और एक लीडिंग मेंबर, वो वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स था, ठीक है, सदस्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य था इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का. तो ये बहुत ही सकारात्मक काम किया कि इसका विकास होता रहे. द नॉन अलाइंड मूवमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल मेंबर स्टेट्स regardless of size and importance an opportunity to participate in global decision making and world politics. आप देखिए, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये क्या है? हर एक सदस्य को, ठीक है, जितना भी उसमें राज्य है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, चाहे उसका कोई भी साइज हो, कितना भी उसका महत्व हो, उनको एक बराबर का यहाँ पे अवसर दिया गया ताकि जो पूरे दुनिया में जो निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, उसमें वह भाग ले सके. जो पूरे दुनिया में राजनीति होगी उसमें वह अपना बराबर हिस्सा दे सके. India hosted the 7th NAM summit at New Delhi in 1983. जो 7वां नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो समिट था, मीटिंग था, वो न्यू दिल्ली में 1983 में भारत में किया गया. India hoped NAM take up the cause of development, disarmament and the Palestine question. इंडिया ये सोचा कि जो नाम होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये जो विकास के मुद्दे हैं, जो डिसआर्मामेंट के बात है, जो पैलेस्टीन के जो सवाल हैं, उनको यह ठीक करेगा, ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड है. पहला वर्ड है डिसआर्मामेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निरस्त्रीकरण, ठीक है, द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वेपन, ठीक है, मतलब कि जो वेपन्स है, जो मिलिट्री फोर्सेस है, उसको हटा लिया जाए, ठीक है. और जो फलस्तीन, ये जो फिलिस्तीनी लोग हैं, अ टेरिटरी इन द मिडल ईस्ट और द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, ठीक है, वहाँ के जो लोगों का जो सवाल है उसका जवाब कौन देगा? नॉन अलाइंड मूवमेंट में मिलेगा. Since NAM was a product of the Cold War scenario and the bipolar world, many scholars have questioned the relevance of NAM after the end of Cold War and demise of the Soviet Union. अब देखिए, NAM कहाँ से आया था? कोल्ड वॉर के वजह से आया था. कोल्ड वॉर का जो परिस्थिति था उसके वजह से, और जो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, जो दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी, उसके वजह से आया था. तो बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो सवाल उठाए थे कि NAM क्यों ज़रूरी है जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब क्या होता है? खत्म होना, मृत्यु होना। तो देखिए कोल्ड वॉर और सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर के परिस्थिति में दुनिया दो देश बन गई थी, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, तब नाम का स्थापना हुआ। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो क्या ज़रूरत है नाम का? ये चीज़ लेके बहुत सारे स्कॉलर्स आवाज़ उठाए, सवाल पूछने लगे। However, even in the present scenario, NAM has a significant role to play. First, with the disintegration of Soviet Union, the world faces threat from unipolar world. अब देखिए, हालांकि आज भी जो परिस्थिति है उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूट गया, ठीक है। तो ये जो दुनिया है उसमें अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड होने का खतरा है, ठीक है। अब देखिए बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर का मतलब होता है दो, यूनिपोलर का मतलब होता है एक। अभी ये पूरा दुनिया एक है, ठीक है, लेकिन अगर फिर से जैसे उस समय दो बट गया था वैसे बट ना जाए, इस बात का डर है। द नाम कैन एक्ट एज अ चेक अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो डोमिनेंस करता है, जो फायदा उठाता है, उस चीज को चेक करने के लिए, ठीक है, नाम है कि यूएस किसी राज्य के संग अपना प्रभाव ना डाले। सेकेंडली, द डेवलप्ड नॉर्थ एंड डेवलपिंग साउथ वर्ल्ड वो आर डिवाइडेड ओवर सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज। अब देखिए दूसरा, जो उत्तर की दुनिया है, नॉर्थ वर्ल्ड, वो डेवलप्ड है, विकास हो चुका है वहाँ काफ़ी, और जो साउथ का एरिया है दुनिया का, वहाँ अभी भी विकास हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्थिक मुद्दे हैं जिन पर इनको बांटा गया है। द नाम रिमेन्स अ वेरी रेलेवेंट फोरम फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू एंगेज द डेवलप्ड नेशन इन अ प्रोडक्टिव डायलॉग। अब देखिए जो नाम है वो, उसका काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक तीसरे दुनिया के प्रति, देश के प्रति, ताकि जो विकसित राज्य हैं, राष्ट्र हैं, वो अच्छा काम कर सके, ताकि उनका भी विकास हो और जो दूसरे देश हैं उनका भी विकास हो। मोरोवर, द नाम कैन प्रूव टू बी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर साउथ कोऑपरेशन। साथ ही साथ जो नाम है वो एक बहुत ही शक्तिशाली बन सकता है, जो साउथ में जो राज्य हैं वो लोग एक दूसरे के संग काम करके, कोऑपरेशन करके विकास करें अपना अपना। सच अ थिंग इज एसेंशियल इफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर विज़ द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब देखिए ये कैसे ज़रूरी है, ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो तीसरी दुनिया के जो राज्य हैं, ठीक है, वो अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाए। किससे? जो विकसित देश है, जो विकसित दुनिया है। अब देखिए दुनिया बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जगह है, लेकिन सारा जगह विकसित नहीं है। कुछ कुछ जगह विकसित है, कुछ कुछ विकसित नहीं है। तो जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पे विकास करने की ज़रूरत है। इंडिया कंटिन्यूज टू टेक एक्टिव पार्ट इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब देखिए कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भारत अपना काम जारी रखा नॉन अलाइंड मूवमेंट पर। फाइनली द डेवलपिंग कंट्रीज यूनाइटेड अंडर द फोरम ऑफ नाम हैव टू फाइट फ्रॉम द रिफॉर्म ऑफ यूएन एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखिए अंत में क्या हुआ, जो विकासशील देश है, ठीक है, वो एक साथ हो गए एक फोरम में, ठीक है, कौन से फोरम? नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, और उनको लड़ना पड़ा जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन, ठीक है, उनमें जो बदलाव था उसके प्रति। और ये जो बदलाव है वो किस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया कि 21वीं सदी की क्या क्या ज़रूरतें हैं। 26.1.3 एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेसिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड कॉलोनिज्म एंड रेसिज्म। अब देखिए भारत हमेशा ही कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद, जिसका मतलब क्या होता है
द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, ऑक्यूपाइंग इट विथ सेटलर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग इट इकोनॉमिकली। मतलब कि कोई ऐसी नीति जो किसी दूसरे राज्य को, ठीक है, आप अपने राज्य को नहीं, दूसरे देश को अगर आप पूरी तरह से या कुछ हिस्सा उसका राजनीतिक आप अगर उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसका जो आर्थिक स्थिति है उसको शोषण कर सके, तो ये गलत है। ठीक है, तो भारत हमेशा इसके खिलाफ रहा है। फिर आता है एक वर्ड रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ हमेशा रहा है भारत, कि आपको जाति के हिसाब से लोगों को नहीं बांटना है, तो जातिवाद के खिलाफ रहा है। फिर होता है इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्स। Whenever any injustice happened, India raised her voice. For instance, in favor of Indonesia's nationality fighting the Dutch colonialism in 1947, against South Africa's illegal occupations of Namibia and the infamous apartheid policy in South Africa, India fully supported inclusion of communist China in the United States. अब देखिए, जब भी कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो वहां पर भारत आवाज उठाया। उदाहरण के लिए वो इंडोनेशिया के साथ खड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि जो डच कॉलोनिज्म थे 1947 में उनके खिलाफ लड़ने में। फिर जो साउथ अफ्रीका जो इलीगल काम कर रहे थे नामीबिया में, तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का जो पॉलिसी था उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। फिर भारत पूरी तरह से समर्थन किया कि जो कम्युनिस्ट चाइना है उसको यूएन में लिया जाए। 26.1.4 स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएन। अब देखिए, यूएन यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, उसका ताकत बढ़ाना। इंडिया हैज़ ऑलवेज व्यूड यूएन एज अ व्हीकल फॉर पीस एंड फॉर पीसफुल चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र को इस दृष्टि से देखा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे दुनिया में जो राजनीति होती है वह शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, उसमें शांतिपूर्ण बदलाव हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, India has always expected UN to actively involve countries to moderate their differences through talks or negotiation. इसके अलावा भारत हमेशा यूनाइटेड नेशंस से यह उम्मीद लगाता है कि वह जो देश के बीच में कुछ मतभेद हो वहाँ पर बात करके कुछ नेगोशिएशंस के थ्रू चीज़ों को ठीक किया जा सके। Further, India has advocated active role for UN in development effort of third world countries. आगे भारत जो है वो एक्टिव रोल मतलब काम करता है, किस लिए? ताकि विकास हो सके। जो तीसरी दुनिया की बात की जा रही है, India has pleaded for a common united front of the third world countries in the UN. अब देखिए, भारत जो है वह इस बात को कहता है कि एक सामान्य सब मिल के काम करने चाहिए ताकि जो तीसरी दुनिया है, ठीक है, जो तीसरे दुनिया के राज्य बनेंगे, राष्ट्र बनेंगे, वो हो। इट बिलीव्स दैट द नॉन अलाइंड वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैसिव नंबर could play a constructive and meaningful role in the UN by stopping the superpowers from using this world body for their own design. भारत यह मानता है, उसका यह विश्वास है कि जो नॉन अलाइंड वर्ल्ड है, ठीक है, उनका नंबर वो इतने ज़्यादा संख्या में हो जाएं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, अपना विकास कर सकें। और जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, वह अपना काम करे, वह ध्यान दे कि जो शक्तिशाली राज्य हैं वह इस दुनिया में कुछ अपना काम करवाने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। एज अर्ली इन 1950, इंडिया लिंक्ड द रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स विद द लार्जर गोल फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए, 1950 से ही भारत जो है वो मिलिट्री फोर्सेस जो है, वेपन्स का इस्तेमाल, इसको कम करने लगा ताकि पूरे बड़े स्तर पर विकास होता रहे। द UN has in fact
played a key role in preserving world peace by helping the decolonization process, by providing humanitarian and developmental assistance and through peacekeeping. अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस यूएन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया ताकि पूरे दुनिया में शांति बनाई जा सके। जहां पर कॉलोनाइजेशन था, लोग दूसरे देश पर, दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करके बैठे थे, उनको वो खत्म किया। साथ ही साथ एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ पे लोग विकास कर सकें, लोगों में इंसानियत रहे और पूरे दुनिया में शांति का माहौल बना रहे। डीकॉलोनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। अब जो कॉलोनियल रूल है, इससे आज़ादी मिले। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी कॉलोनीज ऑफ अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जो कॉलोनीज थे, उनको एशिया और अफ्रीका से आज़ादी मिल गई।